हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सागा। आज है ना हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीएससी एमएससी के लिए, साथ में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होती हैं उनमें इसका है ना काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसमें से जो आज का वीडियो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो बहुत ही बेसिक होने वाला है, जिसके अंदर है ना आपको मैं ये बताऊँगा कि ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये क्यों बनते हैं लाइक दैट। और इस पूरी सीरीज़ में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा जो सिलेबस है बीएससी का उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। जो ना गुजरात यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तो ये ना सेम 2 का यूनिट 1 का आई थिंक बी है, बट अगर जो आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो मे बी आप में वो चैप्टर किसी और सेक्शन में हो सकता है, वो ना आप एक बार चेक कर लेना। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी है ना कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ इंट्रैक्शन होगी, है ना। तो है ना जो वो इंट्रैक्शन होती है वो इंट्रैक्शन 2 तरह की हो सकती है। या तो हो सकता है कि वो इंट्रैक्शन हो एक वीक इंट्रैक्शन, या तो हो सकता है कि वो इंट्रैक्शन जो होगी वो होगा एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, है ना। यानी कि अगर कोई एटम किसी दूसरे के एटम के नज़दीक आया है, उसके प्रॉक्सिमिटी में आया है, तो 2 तरह के इंट्रैक्शन पॉसिबल होते हैं। एक है वीक, मतलब कि दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है वो एक वीक बॉन्ड होगा, और या तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, मतलब कि दोनों स्ट्रांगली बाइंड होंगे, जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब है ना वीक इंट्रैक्शन क्या होते हैं, तो वो होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, ये वीक इंट्रैक्शन में आता है बिकॉज काफ़ी ये वीक बॉन्ड होता है। और दूसरा होता है वान डर वाल फोर्स, जो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। ये 2 है वीक इंट्रैक्शन, पर हालांकि फिलहाल हमें इसका भी काम नहीं है। यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन पे, जिसमें है फर्स्ट वन आयोनिक बॉन्ड एंड सेकेंड वन कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो 2 बॉन्ड बनते हैं ना ये बहुत बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो काफ़ी हाई होती है। लगभग होती है इनकी बॉन्ड एंथैल्पी 300 किलो जूल, है ना, काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन इसकी होती है अप्रॉक्स 7 किलो जूल, है ना। इसकी 7 किलो जूल होती है, इसकी कितनी होती है 300। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है ये आयनिक और कोवैलेंट। जिसमें से ना जो आयनिक है, आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो है ना बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है। ओके, कैसे फॉर्म होता है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है ना एक मेटल होगा, दूसरा होगा नॉन मेटल। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर जो नॉन मेटल है वो उससे एक्सेप्ट करेगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ओके, तो उससे फॉर्म हुआ आयनिक बॉन्ड। सेकंड होता है कोवैलेंट, जो कि ना ट्रांसफर से नहीं, वो किससे फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब कोई भी 2 एटम पर्टिकुलरली, यानी कि ज़्यादातर इसके अंदर है ना नॉन मेटल्स जो होते हैं, 2 नॉन मेटल्स, वो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब है ना जो कोवैलेंट बॉन्ड है ज़्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जिनमें ना दोनों ही एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर करेंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ओके, लेकिन इसका ये ना एक स्पेशल टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है ना कि दोनों एटम्स जो बॉन्ड बनाने वाले हैं या फिर जो कंपाउंड फॉर्म करने वाले हैं वो ना इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे। यानी उसमें से क्या होगा कि कोई एक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने BCl3, है ना, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जो कि है ना होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स व्हाट, यानी कि द स्पीसीज विच हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है, द स्पीसीज विच हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी कि इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, भले अब ये न्यूट्रल है, बट क्या है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता। इसके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं जहां से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट मीन्स क्या, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो क्या करता है ये जो BCl3 है, अगर उसे ऐसी कोई स्पीसीज मिलती है जो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हो, जैसे फॉर एग्जांपल NH3,
हम जानते हैं कि जो NH3 होता है उस पर यहाँ पे एक लोन पेयर आई होती है नाइट्रोजन के ऊपर, है ना, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, कि यानी कि इसके ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन मींस की एक पेयर एक्स्ट्रा है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, द स्पीसीज विच हैज रिचर इन इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा पड़े हों, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या करेगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो है ना इस इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, मतलब कि यहाँ पे NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा या फिर उसको शेयर कर देगा इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द बोरॉन, मींस कि कुछ ऐसा फॉर्म होगा B यहाँ पे Cl और यहाँ पे नाइट्रोजन इसका H और यहाँ पे क्या किया है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए हैं, दैट्स व्हाई बॉन्ड ऐसा बनेगा, इस तरह का एरो, ठीक है, एरो उस तरफ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इट मींस की इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट हो रहा है टुवर्ड्स द बोरॉन, उसके वैकेंट ऑर्बिटल में हो रहा है, यानी कि अब जो ये बॉन्ड बना है ना, मैंने क्या कहा था कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जहाँ पे दोनों ही एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग करते हैं, बट क्या यहाँ पे वो शेयरिंग इक्वल है, ना, इक्वल नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग में एक जो बंदा है यानी कि एक जो कंपाउंड है या एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और बोरॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस कि इस टाइप का जो बॉन्ड है ना, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, क्या नाम होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नाम क्या हमारे चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि अब आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जहां पर हमें ये बॉन्ड देखने को मिलने वाला है। इट मींस कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल टाइप होता है, या फिर यूं कह लो कि ये थर्ड टाइप है। कई बार इसको हम थर्ड टाइप भी कहते हैं बॉन्ड का, या फिर इसी का एक टाइप कर देते हैं कोवैलेंट का, जो कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, एक बात और, यहाँ पे BCl3 जो था वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सेप्टर, और यहाँ पे NH3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई उसे कहेंगे डोनर, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, है ना। एक और बात, BCl3 का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पता हो तो है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो उसको लुईस ने क्या कहा था, लुईस के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है एसिड बेस की, कि दैट द सब्सटेंस और द कंपाउंड विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस एसिड। इट मींस कि ये लुईस एसिड है, लुईस एसिड। एंड लुईस ने बताया था कि ये ना द कंपाउंड विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। ओके, तो इनको आप कोई भी नाम दे सकते हो, सारे इसके लिए वैलिड है, खाली आपको सारे टर्म्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से एक एक्सेप्टर और डोनर के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, उस बॉन्ड का सिंबल भी एरो ही होता है, और इसका नाम क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, जो कि एक डोनर और एक एक्सेप्टर के बीच में फॉर्म होता है। इतना समझ में आ गया। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। ओके, एक बात और, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ 90% फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो है ना पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, उसमें ना डी ब्लॉक होता है, जो कि S और P के मिडिल में आया होगा, डी ब्लॉक। उस डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सबके सब मेटल्स हैं, और वो सब फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या रीजन है, इसे समझते हैं अभी हम, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं अच्छा सा, मान लो हम एग्जांपल लेते हैं इसका FeCl2, है ना, FeCl2 क्या है ये है फेरस क्लोराइड, है ना, फेरस क्लोराइड है ये, फेरस क्लोराइड। फेरस क्यों कहा, बिकॉज यहाँ पे Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा, है ना। यहाँ पे जो Fe है वो एज अ +2 है, Fe+2, दैट्स वाई नाम क्या है, फेरस।
अदरवाइज अगर Fe+3 हो तो क्या नाम होता है, फेरिक। ओके, फेरस, और ये क्या है, और अगर +3 होता तो क्या था, फेरिक। और हाँ, +2 कैसे है, बिकॉज हमने यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। कैसे निकालते हैं पता होगा आपको, काफी बेसिक चीज है। जैसे कि Cl जो होता है वो होता है -1, इसलिए मैं निकाल देता हूं। तो Fe+2 टाइम्स Cl इक्वल टू में इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए 0। सो Fe+2 Cl का क्या होता है, अभी कहा था मैंने -1 होता है, इज इक्वल टू 0। सो Fe-2 इज इक्वल टू 0, और Fe तो क्या आया, Fe आया +2, मीन्स की Fe +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। और फिलहाल ये जो बॉन्ड है, अगर पूछो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो क्या बॉन्ड होगा इन दोनों के बीच में, आयनिक होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था एक मेटल एक नॉन मेटल अगर हो तो बॉन्ड क्या होता है, आयनिक। तो फिलहाल ये जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, जहां पे Fe एज अ +2 ऑक्सीजन स्टेट प्रेजेंट है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, है ना, Fe जो है ना, Fe जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 26। इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, देखो क्या होगा, आर्गन, आर्गन लिखा, इट मींस व्हाट, कि मैंने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे 4s2 18 to 20, अभी 6 बाकी हैं तो 3d6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं, अगर ना आता हो तो देख लेना, अदरवाइज मैंने जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा कि ये ना जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनका इनकी जो क्वेश्चन का पढ़ने वाले ज़्यादा यूजफुल हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कैसे लिखना है ये मैं आपको बता दूंगा। जिसमें से ना देखो, ट्रांजिशन मेटल के अंदर ना कुछ सीरीज होती हैं, 3D सीरीज, 4D, 5D, पर आपको सारे सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल 3D कर लेना, उतने में काम हो जाएगा, कि मोस्ट ऑफ जो होंगे आप जो पढ़ोगे वो 3D के होंगे, और जिसमें से Fe भी 3D के अंदर ही आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इसका लिख दे रहा हूं, अगर ना आता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, वरना ये वाला वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और वैसे भी खाली फिलहाल देखना है कि ये कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। सो Fe का मैंने यहाँ पे लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पर ये किसका है, ये तो Fe आयरन का है ना। हमें क्या चाहिए, Fe+2 चाहिए, बिकॉज FeCl2 के अंदर तो ये एज अ Fe+2 प्रेजेंट है। तो अगर मैं आप लिखूंगा Fe+2, इट मीन्स व्हाट, कि Fe ने, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है ना, तभी तो बना होगा +2, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। अब क्वेश्चन यह आता है कि जब Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन से करेगा, वो इलेक्ट्रॉन करेगा जो सबसे बाहर है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है तो कहां से होता है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पे ना हमारे पास देखो बाहर 2 ऑर्बिट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एक लिखा है 4s, एक है 3d। तो 4s और 3d में से कौन सा ऑर्बिट आउटर मोस्ट होगा, ऑब्वियसली 4s, बिकॉज यहाँ पे नंबर 4 आ रहा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इज अ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसलिए याद रखना 4s में से इलेक्ट्रॉन पहले निकालने होंगे, गलती से भी 3d से इलेक्ट्रॉन मत निकाल देना, वरना फिर आंसर गलत आने वाला है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखना, 4s आउटर मोस्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने होंगे, 4s से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे Fe+2 है, तो यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से निकालूंगा, 4s से। अगर जो मुझे निकालने होते 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता 4s से और फिर एक निकालता 3d से। लेकिन फिलहाल 2 निकालने, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आया वो क्या आया, 4s0, यानी कि मैं इसको बाद में लिखता हूं, लिखता हूं 3d6 और 4s0। एम आई करेक्ट, ये हो गया। इसके मैं थोड़े बॉक्स बना लेता हूं। 3D में जैसे कि जानते हो कि 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और 4s क्या है, 0 है। ओके, तो Fe+2 और यहाँ पे फिर आएंगे 2 Cl-, जिसने ना इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा और फॉर्म किया होगा आयनिक बॉन्ड। इट मींस, कहने का मतलब ये है कि FeCl2 कंपाउंड के अंदर जो कि आयनिक था, उसमें Fe एज अ Fe+2 प्रेजेंट है, और उस Fe+2 का फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक चीज और, क्या तुम्हें Fe में कोई ऑर्बिटल दिख रही है जो कि वैकेंट है, खाली है? तो हाँ, ये रही 4s। क्या सिर्फ 4s है ना, सिर्फ 4s नहीं है। यहाँ पर तुम जानते हो कि ना 4th ऑर्बिट में सिर्फ 4s नहीं होता, 4p भी तो होता है ना। भले यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए मुझे लिखते नहीं हर बार, पर होता तो है ना, ऐसा है नहीं कि नहीं होता है।
तो यहाँ पे 4s एक वैकेंट है, 4p के 3 वैकेंट है और साथ में आगे 4d भी होगा, है ना, 4d भी होगा, 4d 0, ये रहा 1 2 3 4। इट मीन्स कि फिलहाल जो हमारे पास आयरन है ना उसके अंदर इतने सारे ऑर्बिटल वैकेंट पड़े हैं, है ना। जैसे कि मैंने अभी पहले जो एग्जांपल कराया था BCl3 का, वहां क्या था कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? बिकॉज इट हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। सेम कंसेप्ट यहां समझ में आ रहा है ना? क्या तुम उसको रिलेट कर पा रहे हो यहां से कि जो Fe+2 यहां प्रेजेंट है उसके पास में देखो ना है तो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पे Fe+2 भी क्या करेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आती है, यानी कि अगर कोई ऐसी स्पीसीज आती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हो, तो क्या होगा, यहां पे वो उससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा फिर? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब समझ में आया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा ना इसमें ना कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनने के बाद वही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पे 6 NH3 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, कितने? 6 NH3 आ रहे हैं। तो क्या करेंगे NH3, एक NH3 जो होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर करता है डोनेट। तो यहां पे मान लो यहां पे एक ये रहा NH3, उसके ऊपर N के ऊपर एक लोन पेयर है, ये इसने देखो यहां पे कर दिया डोनेट। ओके, यहां मैं करता हूं स्टार। दूसरा NH3 उसने यहां डोनेट किया, तीसरा यहां करेगा, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां। मीन 6 NH3 आए थे, 6 ने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए और लेके इसके Fe+2 की वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए। ओके ओके, जरा देखना कि यहां पे ना कितने जो ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। एक S है, 3 P है sp3 और 2 D हैं। Am I correct? कितने ऑर्बिटल में NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए? एक S, 3 P, 2 D। इट मींस कि Fc के अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? हाइब्रिडेशन sp3d2। हालांकि हम इस पे एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जहां मैं आपको बताऊंगा कि हाइब्रिडेशन क्या होता है और कैसे इसमें फाइंड करते हैं, सब कुछ हम करेंगे। आज के लेक्चर में वो एकदम बेसिक है समझने के लिए, खाली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ और क्यों इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसकी क्या डेफिनेशन है, हम खाली उसको समझ रहे हैं। बाकी हर एक चीज आपको हर एक वीडियो में मिलती रहेगी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मिलती रहेगी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन आया है वो आया है sp3d2। इट मींस कि यहाँ पे जो कंपाउंड ऑफ फॉर्म हुआ वो कैसे हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे इस तरह से Fe इन द ब्रैकेट NH3। कितनी बार होगा NH3 यहाँ पे? 6 टाइम, क्योंकि 6 NH3 थे यहाँ पर। फिर यहाँ बनाएंगे ये स्फीयर बनाएंगे और बाहर लिखेंगे Cl2। इट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? बिकॉज यहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। बिकॉज यहां पे NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए और ये बनाया। इट मींस देखो ये जो कंपाउंड है ना, अब इसमें 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं। एक तो जो Fe और Cl के बीच में जो बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड। और दूसरा कौन सा बॉन्ड है? Fe और NH3 के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इट मींस कि यहां पे एक ही कंपाउंड में 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, है ना। इसीलिए इसका एक और नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है, क्योंकि एक ही कंपाउंड में क्या है? 2 तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आ अब तुम्हें समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ना हाउ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड व्हाई द नेम इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, अब क्या करते हैं, इसको डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो यहां लिखता हूं। ठीक है, देखो, द ट्रांजिशन metals having vacant orbitals, है ना। क्या लिखा है पहले मैंने? द ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स। और देखो क्या वर्ड लिखा है मैंने? ट्रांजिशन मेटल्स। बिकॉज की ट्रांजिशन मेटल्स ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास में ये वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होती है।
इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रीजन क्या है, बिकॉज इसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, अदरवाइज कैसे करेगा, है ना, वरना फिर ये बॉन्ड बनेगा भी नहीं। दैट्स व्हाई हम लिखते हैं कि द ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स सच एज, कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। देखो फिलहाल तो यहाँ पे 3D जो था वो वैकेंट नहीं था, आई नो इट, बट जरूरी नहीं है कि 3D हमेशा वैकेंट ना हो, हमेशा स्टार्टिंग 4s से हो। कई सारे ऐसे आप एग्जांपल देखेंगे जहां पे 3D भी वैकेंट होगा, यानी मैं लिखता हूं सच एज, वैसे यहाँ पे 3D नहीं लिखता हूं बिकॉज ट्रांजिशन, जैसे देखो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उसमें से केवल 3D नहीं होगा, ये तो 3D सीरीज है इसलिए यहाँ पे 3D आया। अथवा यहाँ पे 4D भी आ सकता है, 5D भी आ सकता है, अगर जो 4D और 5D का हुआ एलिमेंट, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ND, क्योंकि N में फिर सब आ गया, 3D भी आ गया, 4D भी आ गया, 5D भी आ गया। आगे क्या है 4s, ये तो वैकेंट है ना, 4s यहाँ पे वैकेंट था 4s। अब देखो अगर मैं इसको 3D कह रहा हूं तो ये 4s है, सॉरी यहाँ पे ना ND मत करना, यहाँ पे करना N-1D, है ना, क्यों करना मैं समझाता हूं अभी। देखो इसको मान लो मैंने कहा NS, इसे कहा NP और इसे कहा ND, है ना, इसे क्या नाम दिया NS NP ND, बिकॉज यहाँ पे तो ये 4 4 4 है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ये 4 हो, जो बाकी की सीरीज होगी आगे वहां पे 5 5 5 या 6 6 हो सकता है, तो उसके लिए हमने नाम दिया NS NP ND। तो जो ये ऑर्बिटल हैं, जो इनके यहाँ पे ये नंबर हैं, है ना, उसका ऑर्बिट का नंबर, उसके पहले जो ये वाला D है उसका नंबर क्या है, 1 लेस है। अगर ये 4s है तो ये 3D है, अगर ये होता 5s तो ये क्या होता 4D, अगर जो ये होता 6s तो ये क्या होता 5D। मतलब कि जो इसका नंबर है उसमें से 1 लेस इसका नंबर है। दैट्स वाई अगर मैं इसको कहूंगा NS NP ND तो मैं इसको क्या कहूंगा 1 लेस, मतलब कि N-1D होगा। दैट्स वाई हम ऐसा लिखते हैं कि द ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स सच एज, कौन कौन सा, एक तो N-1D ये भी हो सकता है, NS NP ND which accept इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, इसने क्या किया, जो वैकेंट ऑर्बिटल थे उसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है। कहां से किया है, या तो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जो कि ना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कैपेबल हो, जैसे कि NH3 जो था वो न्यूट्रल है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए कैपेबल है। पर और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं ना, जैसे कि कुछ चार्ज स्पीसीज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, यानी कि जितने भी नेगेटिव चार्ज आयन होंगे वो भी तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इट मींस वो भी यहाँ पे आएंगे। यानी कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम विच, या तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, यानी कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी तो कर सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। पर क्या सारे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल कर सकते हैं ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल वही वाले जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कैपेबल हैं। जैसे कि देखो BCl3 भी था, BCl3 भी क्या था जो हमने पहले पढ़ा था, वो भी तो क्या था, न्यूट्रल था, पर क्या वो इलेक्ट्रॉन रिच था ना, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल पढ़ा, तुम्हें यहां पे लिखना पड़ेगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच is capable to donate electron pair, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। ये डेफिनेशन क्या हुई हमारी, द ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स सच एज N-1D NS NP ND which accept electron pair from negatively charged ion or neutral molecule which is capable to donate electron pair form कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। इसने जब इसको डोनेट किया तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सच रिजल्टिंग, यानी कि इसके रिजल्ट से जो कंपाउंड बनेगा, सच रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड। इट मीन्स डेफिनेशन क्या है ये अब जाके हमें समझाएंगे, यानी आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या डेफिनेशन हुई कि द ट्रांजिशन मेटल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स सच एज n-1d ns np nd which accept electron pair, है ना, पेयर जो लिखना मत बोलना, पेयर, यहाँ पे पेयर एक्सेप्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई, फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, सच रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनकी यहाँ पे हमने नहीं समझा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, उसकी समझी क्या उसकी डेफिनेशन होती है ना। आई नो यहाँ पे बहुत सारी जो पॉइंट्स है वो भी रह गए हैं, बिकॉज एक लेक्चर में तो पूरा होगा नहीं, है ना। जैसे कि यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है ना, कहाँ गया, ये रहा, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। इनकी ऐसे जितने भी कंपाउंड है, जितने भी ऐसे कंपाउंड जो कि ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रल हो या चाहे वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो, उनका एक नाम होता है स्पेशल कोरिलेशन कंपाउंड के अंदर, उनका नाम होता है लिगैंड, है ना। क्या नाम होता है? लिगैंड। ये रहे, है ना। लिगैंड के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसमें आप देख सकते हो उसके बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे कोरिलेशन कंपाउंड का फर्स्ट लेक्चर था, आज के लिए इतना ही। और अब जो अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट वीडियो, वो होगा वर्नर्स थियरी पे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।